कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी कहानी हेलमेट नंबर 1008। दोस्तों, डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी समकालीन हिंदी साहित्य की एक संवेदनशील और सशक्त लेखिका हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ, रिश्तों की बारीकियां और मनोवैज्ञानिक गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनकी भाषा सहज, प्रभावपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावी है, जो पाठक को भीतर तक छू जाती है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। एक बार फिर वह उसी हेलमेट की दुकान पर खड़े थे। दुकानदार, जो उन्हें अच्छे से जानता था, ने नमस्ते कर अपने नौकर को ठंडा पेश करने को कहा। जी सर, कहें क्या दिखाऊं इस बार? वैसे उसे पता था हर बार की तरह 200 हेलमेट का ऑर्डर ही उसके पास आएगा। उसे आज तक समझ नहीं आया कि इतना बड़ा व्यापारी खुद हर महीने 2 महीने में 200 हेलमेट ले जाकर क्या करता है। कोई धंधा भी ऐसा नहीं कि ले जाकर कहीं दुकान लगाई हो। खैर, होगा कोई कारण। उसने फिर कहा, जी सर, क्या दिखाऊं? अनमने ढंग से अशोक गुप्ता जी, यही नाम है उस आदमी का, जो एक बहुत बड़े व्यापारी घराने से ताल्लुक रखता है और पिछले साल ही इस शहर में आया है। इस शहर के लोग उसे ज्यादा नहीं जानते। तो अजीब सी विक्षिप्त अवस्था में अपनी बड़ी बड़ी आंख को और बड़ा करते हुए वह बोले, वही 200 अच्छी क्वालिटी के हेलमेट दे दीजिए, जो भारी चोट से भी न टूटे। उसने नौकर को इशारा किया और 500 हेलमेट का ऑर्डर घर पहुंचाने को बोल बिल थमा दिया। 3000 का एक हेलमेट था। पैसे चुका दिए और अशोक गुप्ता वापस अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। घर पहुंचा तो देखा नर्स उनकी बीवी को दवाई दे रही थी और साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग भी कर रही थी। निर्जीव सी देह में कोई अधिक हलचल नहीं थी, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे सुधार हो रहा था और लिक्विड दिया जाने लगा था। वे जाकर पत्नी के पास बैठ गए। इतने में बेटी भी आ गई। 3 जोड़ी सोनी आंखों में एक साथ दर्द का समंदर लहरा गया। बेटी पिता से लिपटकर रो पड़ी। मां रो भी नहीं पाती थी, सदमे में थी। पिता एक हाथ से बेटी की पीठ पर हाथ फेरते रहे और दूसरे हाथ में पत्नी का हाथ था। दर्द जैसे बह रहा था। एक दूजे के हाथ के स्पर्श में भी इतना स्पंदन था कि बिना कुछ बोले भी नसों में पिघलता शीशा बहने जैसा दर्द हो रहा था, जो जज्ब नहीं हो रहा था। तीनों सोच रहे थे, हे भगवान, हम मर क्यों नहीं जाते? ये दर्द सहन नहीं हो रहा, और जब सहन नहीं हो रहा तो मार क्यों नहीं डालते हमें? लेकिन कब किस दर्द ने किसी की जान ली है? दर्द तो जैसे परीक्षा लेता है, कितना सह सकते हैं, और इंसान उसे सहते हुए भी जीता है। दर्द तो जैसे नसों को निचोड़ लेता है, मारता नहीं। कुछ दर्द जीवन भर सालते हैं, न जीने देते हैं न मरने देते हैं। एक जिंदा लाश बन जाता है इंसान। ऐसा ही दर्द इन तीनों को और मजबूती से जोड़ रहा था। अचानक उनकी तंद्रा टूटी और वे बोले, 4 बज गए, चलो, मेरे काम का वक्त हो गया। बेटी ने कातर नजरों से उन्हें देखा, रोकने की कोशिश नहीं की। पत्नी उसी तरह निर्जीव सी देखती रही। ड्राइवर मोहन ने भी आंख से आंसू पोंछ लिए और गाड़ी तैयार रहने का इशारा किया। कॉलेज छूट गया था। लड़के अपनी अपनी गाड़ी पर निकल रहे थे, वैसे ही जैसे निकलते हैं, ट्रिपलिंग करते हुए, गाड़ी दौड़ाते हुए, इतनी तेज बाइक चलाते, सड़कों पर शोर मचाते हुए। वे देखते रहे। फिर अपना पैम्पलेट, मुफ्त में हेलमेट, मुफ्त में हेलमेट। उनका नौकर दौड़ दौड़ कर लड़कों को रोकता और मुफ्त के हेलमेट की बात बताता। शुरुआत में लोग विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता किसी कंपनी का प्रचार कर रहे होंगे, वरना कौन इतने महंगे हेलमेट मुफ्त में बांटता है? पागल है क्या? शुरुआत में तो सबने खिल्ली उड़ाई, लेकिन देखा कि रोज ही वह उदास आंख से बच्चों को देखता और उनसे हेलमेट लेने की गुजारिश करता। अरे, कंपनी का टारगेट पूरा कर रहा होगा, एक लड़के ने गाड़ी खड़ी करते हुए पूछा। लेकिन अशोक गुप्ता ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराने की भरसक कोशिश में भी दर्द आंख से 2 बूंद बन लुढ़क गया। वे लड़के अचकचा गए। कितने रुपए देने होंगे? अच्छी कंपनी के उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट देख वे थोड़े संकोच में आए, लेकिन जब मुफ्त में ही हेलमेट मिल रहा है जानकर खुश भी हुए, सशंकित भी।
हेलमेट ले तो आए, देखना रे कोई बम वम तो फिट नहीं है, कोई कहता। देख रहे कोई चिप तो नहीं लगी, दूसरे ने हंसते हुए कहा। आजकल किसी का कोई भरोसा है क्या, वरना कोई ऐसे हेलमेट मुफ्त में बांटता है क्या। लोग आपस में बात करते। कैसा समय हो गया अब, हर किसी की अच्छाई, मासूमियत, प्रेम और सेवा में भी षड्यंत्र और हथकंडे नजर आते हैं। यही तो दिया है इस आधुनिकता ने, और विश्वास सब पर। वे सोचते रहे। वे रोज देखते और लगा कि नहीं, यह बंदा चैरिटी ही कर रहा है। तो कॉलेज के दूसरे दोस्तों को भी बोल दिया। सबने जाकर हेलमेट ले लिए। गुप्ता जी उनसे एक रजिस्टर में साइन करवाते कि वे हमेशा हेलमेट पहनेंगे और कम स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। अब तो लड़कों का शक पुख्ता हो गया। हो ना हो यह सरकार का कोई आदमी है जो गांधीगिरी कर रहा है, बाद में उन्हें परेशान करेगा। तो लड़कों ने गलत नाम पते डालना शुरू कर दिए। लड़कियां भी उनमें शामिल थीं। वे 2 घंटे कॉलेज छोड़ते समय अलग अलग कॉलेज, तो कभी ट्रैफिक सिग्नल, तो कभी वहां जहां पार्किंग होती अपने नौकर के साथ चले जाते। यह 2 घंटे का नियम उनका ऐसा था और ऐसी शांति देता था मानो किसी मंदिर जाने वाले को मिलने वाली संतुष्टि। वे थोड़े हल्के होकर घर पहुंचते, बेटी और पत्नी के साथ समय बिताते। रमा, श्रीमती गुप्ता की तबीयत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। बिटिया ने भी धीरे धीरे अपने पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। लेकिन वक्त जैसे ठहर गया था, आगे नहीं बढ़ रहा था। कुछ बातें अटक जाती हैं, जैसे जेहन से निकलती नहीं। वह दिन भी अटक गया था उस घर के दरवाजे पर, ठिठक गया था। दिन फिर भी गुजर जाता था। रात का सन्नाटा उन्हें और भी असहाय कर जाता। पत्नी की बीमारी की चिंता, बेटी की चिंता और सबका साझा दर्द। खूब पढ़ते गीता, नयन छिंदंती शस्त्राणी, लेकिन मन किसी तर्क से, ममता किसी उपदेश से कब संभाली गई है भला। रोज का नियम जारी था। एक दिन उनके नौकर ने कहा, साहेब, मैंने एक बात देखी, उस कॉलेज के लड़कों का एक समूह है जो बारी बारी से हमारे यहाँ से हेलमेट ले जाता है और कुछ दिन बाद नंगे सर आकर फिर से हेलमेट मांगता है। आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतनी बार हेलमेट ले जाने के बाद भी वो हेलमेट कभी पहनते दिखे नहीं। क्या कल इस बात का पता करें? हाँ हाँ, कर लो, उन्होंने कहा। हेलमेट लिया है तो पहने, तभी बात बनेगी, नहीं तो अपना उद्देश्य कैसे पूरा होगा। उन्होंने शून्य में ताकते हुए बोला। गुप्ता जी के नौकर का शक सही था। वे लड़के बारी बारी से आते, हेलमेट ले जाते, अलग अलग जगह पर मिलते उनसे और हेलमेट पा लेते। भीड़ भाड़ में कभी दाढ़ी बढ़ा, कभी सर पे रुमाल बांध, कभी गॉगल लगा, वे हेलमेट इकट्ठे करते। कीमती उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट मुफ्त में इकट्ठे कर वे आधी कीमत में बेच देते। अरे यार, बैठे ठाले कमाई का जुगाड़ हो गया, पता नहीं कौन है, एक बोला। हमें क्या, आम खाओ गुठलियां कौन गिने, दूसरा बोला। लेते रहो, बेचते रहो, पार्टी मनाते रहो, आंख मारते हुए कहा। जिस देश में मंदिर के बाहर से चप्पल गायब हो जाए, पानी के ग्लास को चेन से बांधना पड़े, सड़क पर जालियां और स्पीड ब्रेकर से लोहा चुरा ले जाएं, कोई वहां ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं। लड़के आए दिन अलग अलग समूह में लाभ लेने लगे। खुद को तो इसका उपयोग शान के खिलाफ लगता। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने में लड़के लड़कियां कोई पीछे नहीं रहते, सब अपने में मगन। मुफ्त की चीज से मिलने वाली कमाई ने पार्टी भी बढ़ा दी। अशोक गुप्ता सोचते, अब आजकल के ये बच्चे दूध पीकर पार्टी तो नहीं करेंगे। शराब और सिगरेट मुख्य तत्व। आधी रात में नशे से धुत हॉस्टल लौटते माँ बाप को पता नहीं बच्चा क्या कर रहा, कब तक नजर रखें। अपना भला बुरा तो खुद समझना होता है ना। घर पर रहने वाले बच्चे कौन से सुधरे हैं। छुप छुप कर हरकतें हो रही हैं। ज्यादा बोलो तो मरने की धमकी देते हैं। क्या माँ बाप का कोई हक नहीं रह गया? उनका प्यार, उनकी चिंता कैसे बंधन लगने लगी बच्चों को। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। जिस कॉलेज में पिछले 15 दिन से वे इस मुहिम में लगे थे, वहां के चौकीदार ने उन्हें कहा, साहब, ये बेच देते हैं और पार्टी करते हैं। नौकर से कहकर आज रात कहाँ पार्टी है, गुप्ता जी ने पता कर लिया। कॉलेज से बहुत दूर एक ढाबे पर आज दोस्तों का प्लान था। पूरे 10 हेलमेट बेच दिए थे। अच्छे पैसे मिले तो आज मौज मस्ती का इरादा था।
रात किसी दोस्त के कमरे पर पढ़ाई करने जा रहे हैं बोल दिया था। लड़कियां साथ नहीं आई थीं, तो कुछ पीने का इंतजाम उनकी वाटर बॉटल में छुपाकर उन तक पहुंचा दिया गया था। एक ने कहा, भाई बराबरी का जमाना है, जो हम कर रहे हैं वो सब लड़कियों को करने का हक है। हे, और क्या, हमने छोड़ी नहीं बुरी आदतें, उन्हें भी लगा दी। एक सम्मिलित ठहाका गूंजा। हे, और उन्होंने ले भी ली। दिस इज कॉल्ड वुमेन्स लिबरेशन, ट्रू फेमिनिज्म। बराबरी से बिगड़ेंगे। वे ताली ठोक हंस पड़े। वो बोलती है ना तेरी वाली, सब बराबर है, तो इसमें पीछे क्यों रहें? शराब और स्मोकिंग व्यभिचार नहीं, शिष्टाचार है भाई, और हम शिष्टाचार निभाने में लड़कों से पीछे कैसे रहें? हा। हंसी का एक विकृत ठहाका लगा। अरे वो तो नई वार्डन आ गई, नहीं तो आज लड़कियां भी होती अपने साथ, एक बोला। वो बोल रही थी थोड़े दिन में इसको भी सेट कर लेंगे, नई मुर्गी है तो ज्यादा फुदक रही है। सिगरेट का कश लेते हुए एक बोला। चलो करते हुए एक ढाबे पर पहुंच गए। शराब कबाब का पूरा इंतजाम था। नशे में झूमते तेज संगीत पर थिरक रहे थे सब। इधर गुप्ता जी को चौकीदार ने बता दिया था, तो एक कार खुद चलाकर दूसरी कार ड्राइवर को लेकर आने का कह ढाबे की ओर चल दिए। पहुंचे तो धुएं और शराब की गंध ने उबकाई ला दी, लेकिन जैसे तैसे अंदर गए और म्यूजिक बंद कर दिया। अबे कौन है, किसने म्यूजिक बंद कर दिया? सब एक साथ चिल्लाए। जब देखा कि गुप्ता जी हेलमेट वाले हैं तो सकपका गए, लेकिन नशे में धुत एक बोला, अंकल आप भी आ गए, चलो अंकल को कंपनी दो। गुप्ता जी के ड्राइवर ने जोर से डांट लगाते हुए उन्हें गाड़ी में बिठाया और दोनों गाड़ियों में उन 10 को लेकर वे घर की तरफ चल दिए। गाड़ी में खुसर पुसर हो रही थी। मैंने कहा था ना कोई पुलिस वाला है, सिविल ड्रेस में नाटक कर रहा था। दूसरा बोला, अब धरे गए ना, डंडे खाने को तैयार हो जाओ। यह पेरेंट्स को ना बुला ले कहीं, वे आपस में बात कर रहे थे। जैसे तैसे गुप्ता जी के घर पहुंचे, उन्हें ले जाकर अंदर बिठाया और कॉफी लाने का बोल गुप्ता जी वहीं बैठ गए। हॉल में चुप्पी थी। कॉफी पी लेने के बाद वे कुछ सामान्य हुए तो गुप्ता जी हॉल से लगे एक बड़े कमरे में उन्हें ले गए, जहां श्रीमती गुप्ता बिस्तर पर थीं। उन्होंने एक दिशा की तरफ इशारा किया। सबने एक साथ उस दीवार की तरफ देखा। देखते ही सिटपिटा गए। नशा झटके से काफिर हो गया। एक 22-25 साल के लड़के की तस्वीर टंगी थी, बहुत हैंडसम जवान लड़का। गुप्ता जी उस तस्वीर के पास जा खड़े हुए बोले, जानते हो यह मेरा बेटा है? नहीं था, कहते कहते वे रो दिए। तुम्हारी तरह ही जवान खून, जोश से भरा। हाँ, कोई बुरी आदत नहीं थी उसकी, घर भी समय से आता। शराब सिगरेट घर में कभी आई नहीं, तो उसे भी आदत नहीं रही। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे बहकाने की कोशिश की। वह बहका तो नहीं, लेकिन कभी कभी उनके साथ चला जाता था, मुझे बताकर जाता था। कहता था मुझ पर विश्वास करिए पापा। उसके दोस्त भी उसकी आदत जानते थे, तो 1-2 बार जोर देने के बाद उन्होंने भी जबरदस्ती करना छोड़ दिया था। 2 पल ठहर कर बोले, होनहार बच्चा था, ज़हीन। उस रात भी उसके बचपन के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था। जिसके साथ गया था उसने पी ली थी। वह गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तो मेरे बेटे ने गाड़ी ले ली। वह तो ठीक चला रहा था, लेकिन गलत दिशा से सिग्नल तोड़ते हुए तेजी से गाड़ी दौड़ाते 3-4 बाइक वाले लहराते चले आ रहे थे, जिनकी चपेट में मेरा बेटा आ गया। सर टकरा गया खंबे से और वह वहीं। कहते कहते वे चेहरा हाथ में छुपा रोने लगे। इधर श्रीमती गुप्ता की आंख भी बरस पड़ी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, सर की चोट से मौत हुई, हेलमेट लगा होता तो बच जाता। मेरा दिमाग इन हेलमेट में अटक गया तब से। वे रुके और लड़कों की तरफ देखकर बोले, तब से हर रोज हेलमेट बांटता फिरता हूँ, लिखवा भी लेता हूँ कि गाड़ी हेलमेट पहनकर चलाना, धीरे चलाना, नियम मानना। जानता हूँ हर कोई मेरी बात मान ही लेता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इस उम्मीद में करता हूँ कि एक बच्चे की भी जान बचा सकूं तो मन को थोड़ी शांति मिले। मौत केवल इसी रूप में आए जरूरी नहीं, लेकिन सतर्कता और सुरक्षा तो हर जगह जरूरी है ना। अब यही बांटता हूँ गिफ्ट में, शादी में, सब दिन यही देता हूँ। और एक लेटर अपनी कहानी का, जिससे सबक ले सब, अपने को और अपनों को संभाल सके। फिर बच्चों की तरफ देखकर बोले, यह मेरी पत्नी है, जिंदा लाश हो गई है उस हादसे के बाद। रह रहकर बड़बड़ाती है। रोहन के आने का वक्त हो गया, उसकी परीक्षा है, चाय बना के दे दो। उसकी पीली शर्ट प्रेस करना है,
उसकी अलमारी जमाना है, उसका जन्मदिन है, उसके दोस्तों के यहाँ से अभी तक नहीं आया। कई बार उसके दोस्तों को फ़ोन करके उसके बारे में पूछती है। वे रो रो कर बेहाल हो जाते हैं। उनका यहाँ आना मैंने बंद करवाया। उनके आते ही पगला जाती है, कमरे में आवाज़ देने लगती है, उसे बुलाने लगती है। फिर होश नहीं रहता, इंजेक्शन देने होते हैं और होश में आने पर संभालना मुश्किल हो जाता है। और मेरी भी सिर्फ सांस चल रही है। मर तो मैं उसी दिन गया था जब कुछ दर्द मर मर कर सहने होते हैं। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी लाचारी की। उन लड़कों का हाथ में लेकर बोले, न जी पाते हैं माँ बाप, न मर पाते हैं। यह दर्द ऐसे ठहर जाता है जिंदगी में कि इतना दर्द होता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। कलेजा जकड़ा रहता है, जिंदगी बोझिल हो जाती है, लेकिन मौत नहीं आती। नसों में खून नहीं, दर्द बहता है जो हर पल दो पल में चुभता है कहीं। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ बेटा, अपने माँ बाप को यह दर्द मत दो और किसी और के माँ बाप के दर्द का कारण मत बनो। होश में रहो, होश में रहो। जिंदगी बहुत कीमती है बच्चे, जिंदगी बहुत कीमती है। जो रह जाते हैं वो जीवन भर उबर नहीं पाते। लड़कों का नशा पूरी तरह गायब हो गया था। वे सिसक रहे थे। श्रीमती गुप्ता के बिस्तर के पास जाकर देखा तो दया सी आ गई। पथरीली आंखों में कोई आस नहीं थी। आंख के किनारे सूखे आंसू के निशान थे। सांस ऐसे थम थम कर आ रही थी मानो कहीं अटकी सी हो। वे मुंह छुपाकर रो पड़े और वहीं बैठ गए। हमें माफ कर दीजिए अंकल, हम जोश में होश खो बैठे थे। अब हम सब ध्यान रखेंगे, अपना भी और दूसरों का भी। और आपकी इस मुहिम में अब हम भी आपका साथ देंगे। गुप्ता जी ने प्यार से उनकी पीठ थपथपाई और ड्राइवर से बोले, मोहन, अपने हेलमेट तो ये बच्चे बेच चुके हैं, इन्हें नए हेलमेट दे दो। मोहन ने रजिस्टर में दर्ज किया नंबर और बोला, ये 10 मिलाकर हो गए साहब 1008 हेलमेट। उन्होंने झिड़का, क्या गिनते हो? अब यह क्या गिनने की चीज है? नहीं साहब, इसलिए कह रहा हूं, सिद्ध नंबर है। मोहन बोला, अच्छा शगुन है, आपका कार्य सिद्ध होगा। ईश्वर बस किसी अपने को ऐसे किसी से जुदा न करे, यही चाहता हूं। उन्होंने साप्रयास मुस्कुराने की कोशिश की। हाथ में हेलमेट और आंख में आंसू लिए वे बच्चे तय कर चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी की लिखी मार्मिक कहानी हेलमेट नंबर 1008। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।